आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गिफ्ट डीड के बारे में पूरी जानकारी, गिफ्ट डीड से संबंधित सब कानून। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे गिफ्ट डीड के बारे में जानकारी। अब गिफ्ट जिसे दान कहा जाता है, आम जीवन का एक हिस्सा बन चुका है गिफ्ट, यानी किसी भी संपत्ति का दान किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। अब दान में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे हम किसी को उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा देते हैं, वस्तु देते हैं, तब उसके बदले में उससे कुछ लिया नहीं जाता है, यही दान कहलाता है। अब छोटी छोटी चीजों का दान साधारण तरीके से हो जाता है, उसे कोई नियम नहीं होते, कोई रूल नहीं होते हैं। लेकिन बड़ी संपत्तियों का दान कानून द्वारा निर्धारित की गई प्रोसीजर के जरिए ही होती है। अब संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण से यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर से संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित करता है, जहां मुख्य रूप से अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का उल्लेख है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत दान को भी परिभाषित किया गया है। अब किसी भी संपत्ति को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया होती है, यानी और इसके प्रकार होते हैं, जैसे विक्रय, दान, हक्क त्याग, वसीयत और पट्टा। ये जो प्रकार है ये दान के है। यह सभी किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के प्रकार है, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के एक प्रकार है। अब इसमें दान भी शामिल है, यानी गिफ्ट भी शामिल है। अब दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जहां पर दान के कुछ तत्व यानी इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, जो इस तरह है। अब जैसे कोई व्यक्ति साउंड माइंड होना जरूरी है, अनसाउंड माइंड नहीं चलता, उसे पूरा होश हवास साउंड माइंड होना है, सुदृढ़ होना है और दिवालिया नहीं हो यानी इंसॉल्वेंट नहीं हो और बालिग हो, मेजर हो, जहां तब उसे सक्षम पक्षकार माना जाता है, यानी कैपेबल माना जाता है दान देने के लिए। अब दान के लिए ऐसे ही सक्षम पक्षकारों की जरूरत होती है। अगर कोई नाबालिग पक्षकार है यानी मेजर नहीं है, माइनर है, तब उसकी ओर से दान लेने और देने का कार्य उसके संरक्षक द्वारा किया जाता है। अब दान देने वाले की स्वीकृति, दान में दानदाता की स्वीकृति ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की स्वीकृति भी चाहिए जिस व्यक्ति को दान किया जा रहा है, यानी कि दान हम जिसको दे रहे हैं उसकी भी स्वीकृति चाहिए। अब किसी भी व्यक्ति को उसकी बगैर स्वीकृति के दान नहीं दिया जा सकता। आजकल अचल संपत्ति जैसे यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई मकान, जमीन इत्यादि का दान पत्र बनाया जाता है। अब दान की संविदा आमतौर से घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच होती है, जैसे पिता पुत्र के बीच, माता पुत्री के बीच और पति पत्नी के बीच। ऐसे घनिष्ठ रिश्तों में लोग एक दूसरे को संपत्ति दान करते हैं। अब बाहर के मामले में संपत्ति बहुत कम दान की जाती है। किसी भी धार्मिक ट्रस्ट यानी चैरिटेबल ट्रस्ट को या फिर खैराती ट्रस्ट को कोई संपत्ति जरूर दान की जाती है, लेकिन साधारण लोगों को आमतौर से कोई संपत्ति दान नहीं की जाती है। जब घर के सदस्य एक दूसरे को कोई संपत्ति दान करते हैं, तब उन्हें ऐसी संविदा में बहुत कम स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। जैसे कि एक पिता अपने नाम पर रजिस्टर्ड कोई मकान अपने बेटे को देना चाहता है, तब पिता दान पत्र को उपपंजीयक के कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा सकता है। अब ऐसे रजिस्ट्रेशन पर बहुत कम स्टैंप ड्यूटी लगती है, क्योंकि इन व्यवहारों में किसी भी प्रकार का धन का लेन देन नहीं होता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले दान के व्यवहार में कम स्टैंप ड्यूटी लगती है। अब बाहर के किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति, बाहर के किसी व्यक्ति को यानी परिवार के बाहर के कोई व्यक्ति को संपत्ति दान करने पर स्टैंप ड्यूटी विक्रय जितनी ही लगती है। अब लोगों ने स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए विक्रय के स्थान पर दान की संविदा बनाने का काम शुरू कर दिया था और झूठ बोलकर विक्रय को दान बता देते थे,
अब इस समस्या से निपटने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे को कोई संपत्ति दान करते हैं तब स्टैंप ड्यूटी कम लगेगी। यदि बाहर के किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति दान की जाएगी तब उसके रजिस्ट्रेशन में विक्रय जितनी ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अब एक बार दान, हमेशा दान किसी भी चल और अचल संपत्ति का दान यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान किया जा सकता है। अब चल संपत्ति के दान में यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के दान में दान पत्र का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अचल संपत्ति के मामले में, अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में, जैसे जमीन, मकान, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में दान पत्र का रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है। अब बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी दान पत्र वैलिड नहीं माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का दान कर दिया है और उसका रजिस्टर्ड दान पत्र तैयार कर लिया गया है, तब इसका खंडन नहीं किया जा सकता। अब दान देने वाले दाता किसी भी स्थिति में संपत्ति को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब वसीयत की तरह ही दान का खंडन नहीं किया जा सकता। अब वसीयत का कोई भी व्यक्ति बार बार खंडन कर सकता है, जबकि दान का खंडन नहीं होता है। अब एक बार यदि दान लिख दिया गया यानी गिफ्ट डीड लिख दिया गया, तब वह दान सदा सदा के लिए माना जाएगा, गिफ्ट माना जाएगा। अब भारयुक्त संपत्ति को, कोई भी भारयुक्त संपत्ति जिस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, कोई योजना है, ऐसी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। अब पहले उस संपत्ति का कर्ज चुकाया जाएगा, कर्ज मुक्त करवाया जाएगा और फिर उस संपत्ति का दान किया जाएगा। अगर संपत्ति पर कोई भार है, कर्ज है और उसका दान कर दिया जाता है, तब ऐसा दान अवैध माना जाएगा यानी इनवैलिड माना जाएगा। अब दान पत्र में दाता के संबंध में संपूर्ण जानकारी जैसे उसका नाम, पता इत्यादि होना जरूरी है। अब उस संपत्ति का उल्लेख जिसे दान किया जाना है यानी उस संपत्ति कितनी है, कैसी है, कहाँ है, ये सब विवरण होना जरूरी है। अब यह संपत्ति दाता को कहाँ से प्राप्त हुई है यानी वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है उनको, इसकी पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को संपत्ति दान की जा रही है उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी और इसी के साथ दोनों की स्वतंत्र सहमति का उल्लेख दान पत्र में किया जाना चाहिए। ऐसे दान पत्र को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जिस जिले में संपत्ति स्थित है, जहां प्रॉपर्टी आपकी है, वहां के उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह थी गिफ्ट डीड के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू।